हम चर्चा करेंगे दो ऐसे मिड कैप फंड की जिनके बारे में आम राय है कि इनका परफॉर्मेंस बेहतर है, लेकिन एक कंफ्यूजन है एक कॉमन इन्वेस्टर्स के मन में। यदि इन दोनों फंड में से किसी एक को सिलेक्ट करना हो तो किसे सिलेक्ट करें, और वो फंड है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं दोनों फंड की, कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद ये निर्णय लेने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों फंड में से यदि किसी एक फंड को सिलेक्ट करना है अपने पोर्टफोलियो के लिए तो वो फंड कौन सा होना चाहिए। एस्ट्रॉन टैक्स में नए वीडियो के साथ एक बार आपका फिर से स्वागत है। यदि इस वीडियो से आपको कोई नॉलेज बेस में वैल्यू एडिशन हो या आपको लगता हो कि ये अच्छी चर्चा है, आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी करें और सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में जो बेल आइकन है इसको पुश करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। क्योंकि आप नए सब्सक्राइबर हैं तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिख दें या न्यू सब्सक्राइबर लिख दें, जिससे मुझे ये समझ में आ जाएगा कि आप हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं। इस फंड की चर्चा हम दो पैरामीटर पर करेंगे, रिटर्न पैरामीटर और रिस्क पैरामीटर। रिटर्न पैरामीटर में हमने लिया हुआ है ट्रेलिंग रिटर्न, एनुअल रिटर्न और रोलिंग रिटर्न, और रिस्क पैरामीटर में हमने 5-6 पैरामीटर्स को लिया है और इन दोनों के बेसिस पे हम निर्णय लेंगे कि कौन सा फंड बेहतर है। हालांकि जैसे मैंने कहा कि दोनों ही फंड बेहतर है, लेकिन आम कंफ्यूजन है कॉमन इन्वेस्टर्स के बीच में इन दोनों में से अधिक बेहतर कौन सा है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि एचडीएफसी मिड कैप ये जून 2007 का है, यानी आज से करीब 17 साल पुराना फंड है। और मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप ये फरवरी 2014 का है, ये करीब 10.5 साल पुराना फंड है। तो यदि पुराने फंड की बातें करें तो एचडीएफसी पुराना फंड है, और यदि चूंकि एचडीएफसी पुराना फंड है तो इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है ये करीब 75,000 करोड़ के आसपास है और मोतीलाल ओसवाल का ये करीब 20,000 करोड़ के आसपास है। हालांकि मोतीलाल ओसवाल नया फंड है, इनका 20,000 है, लेकिन एचडीएफसी मिड कैप उतना पुराना भी नहीं है जिस हिसाब से उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है मोतीलाल ओसवाल से करीब 3 गुने से अधिक ज्यादा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिटर्न के। रिटर्न में बात करेंगे हम ट्रेलिंग रिटर्न के बारे में। तो ट्रेलिंग रिटर्न में हमने 6 महीने, 1 साल, 3 साल, 5 साल और 8 साल का ट्रेलिंग रिटर्न यानी सीएजीआर की बातें की है हमने। तो हम देखते हैं कि 6 महीने में यदि एचडीएफसी मोतीलाल की बातें करूं तो मोतीलाल का 36.56 के कंपेरिजन में एचडीएफसी 19.6 है। 1 ईयर में 63 है, 0.39 मोतीलाल ओसवाल का है। 3 ईयर्स में 30.05 मोतीलाल ओसवाल का है। 5 ईयर्स में 34.68 मोतीलाल ओसवाल का है और 8 ईयर्स में 23.87%। हम यदि इन दोनों की तुलना करें तो ये देखते हैं कि इन पांचों टेन्योर में, टाइम टेन्योर में, 6 महीने, 1 साल, 3 साल, 5 साल और 8 साल में मोतीलाल ओसवाल एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी को आउट परफॉर्म कर रहा है। और इससे हमें लगता है कि रिटर्न, ट्रेलिंग रिटर्न के बेसिस पे ये मोतीलाल ओसवाल एचडीएफसी से बेहतर फंड है। अब बात करते हैं एनुअल रिटर्न की। एनुअल रिटर्न हमने पिछले 5 साल का लिया, इंक्लूडिंग 2024, जो कि आज के दिन में 5 दिसंबर है। तो हमने पूरे 1 जनवरी से लेकर 5 दिसंबर तक, 4 दिसंबर तक का डेटा लिया हुआ है। हम देखते हैं कि 2020 में इसको आराम से देखें, 2020 में एनुअल रिटर्न एचडीएफसी का 22.58% था, जबकि मोतीलाल ओसवाल का 10.67% था। 2021 में एचडीएफसी का 40.88% था और मोतीलाल ओसवाल का करीब 58% के आसपास था। 2022 में एचडीएफसी 13% के आसपास और मोतीलाल ओसवाल 12% के आसपास का था। 2023 में एचडीएफसी 45% के आसपास और मोतीलाल ओसवाल 43% के आसपास, और 2024 में एचडीएफसी 30.38% और मोतीलाल ओसवाल 55.98% था। अब यदि ट्रेलिंग रिटर्न और एनुअल रिटर्न में यदि हम कंपेयर करें, अब यदि ट्रेलिंग रिटर्न और एनुअल रिटर्न के बेसिस पे इन दोनों फंड को कंपेयर करें, हम देखते हैं कि ट्रेलिंग रिटर्न के जो 5 टाइम हॉरिजन थे, 6 महीना, 1 साल, 3 साल, 5 साल और 8 साल, इन सभी टाइम हॉरिजन में मोतीलाल ओसवाल आउट परफॉर्म कर रहा है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी को, एंड दैट टू 6 महीने की बातें करें तो करीब 2 गुना का फर्क है। यदि 1 साल की बातें करें तो 2 गुना नहीं, लेकिन 1.5 गुना के आसपास तो है ये। 3 ईयर्स में 2% के आसपास का है, 1.5% के आसपास। 5 ईयर्स में इट इज अराउंड 4% के आसपास और 8 साल के टाइम हॉरिजन के बेसिस पे ये करीब 2% के आसपास है।
तो जनाब इससे ये हमें समझ में आता है कि पिछले एक वर्षों में जो डिफरेंस है एचडीएफसी मोतीलाल एचडीएफसी और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, इसमें थोड़ा सा अधिक डिफरेंस है। अदरवाइज 3 साल 5 साल 8 साल में डिफरेंस तो है, मोतीलाल ओसवाल आउट परफॉर्म कर रहा है एचडीएफसी को, लेकिन उतने मार्जिन से नहीं जितने मार्जिन ये पिछले 1 सालों से कर रहा है। तो ट्रेलिंग रिटर्न के बेसिस पर हमें लगता है कि किसी भी हालत में यदि इन दोनों में से कोई चुनना हो तो हमें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को सिलेक्ट करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो के लिए। अब बात करते हैं एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न में देखा जनाब कि 2020 में, 2022 में और 2023 में एचडीएफसी मिड कैप ने आउट परफॉर्म किया है मोतीलाल ओसवाल को। अब इसमें एक कॉमन चीजें 2020, 2022, 2023 में दिखती हैं। वो ये देखती है 2020 जो था ये कोविड का ईयर का साल था। 2022 में म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस बेहतर नहीं था और 2023 में खासकर मिड कैप का परफॉर्मेंस बेहतर नहीं था। तो यदि 20, 22 और 23 में देखें कि एचडीएफसी ने आउट परफॉर्म किया है मोतीलाल ओसवाल को, तो 2020 की बातें करें कोविड काल में ये करीब करीब दोगुना से आउट परफॉर्म किया हुआ है। 2022 में करीब 1% के आसपास और 23 में करीब 2% के आसपास का मार्जिन है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी का, यदि कंपेयर करें मोतीलाल ओसवाल को। तो हमें ये बाकी 21 और 24 में मोतीलाल ओसवाल में काफी बेहतर ढंग से आउट परफॉर्म किया, काफी अधिक मार्जिन से। यहाँ 41% के आसपास एचडीएफसी का है, मोतीलाल ओसवाल का 2021 में करीब 58% के आसपास है। तो दोगुना नहीं है लेकिन 1.5 गुना से अधिक का है। और 2024 में भी देखते हैं 30% अभी तक का है एचडीएफसी का और 56% के आसपास है मोतीलाल ओसवाल का, यहाँ का 2 गुना के आसपास है। अब एक चीज जो ध्यान देने वाली बातें हैं कि ये तीनों साल 2020, 2022, 2023 में मार्केट की स्थिति बहुत बेहतर नहीं। 2023 में मिड कैप का बेहतर नहीं था और 2022 में स्टॉक मार्केट एज ए होल स्थिति बेहतर नहीं थी। और उस जब कंडीशंस जब बियरिश फेज था या वोलेटिलिटी मार्केट में थी, तो उस वर्षों में एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी ने बेहतर परफॉर्मेंस दिया इन कंपैरिजन टू मोतीलाल ओसवाल। और यदि ट्रेलिंग रिटर्न जनाब, इसमें एक दिक्कतें होती है, ये तो पॉइंट टू पॉइंट का रिटर्न है। हो सकता है कि यदि कल मार्केट गिर जाए और कल यदि रिटर्न देखें तो शायद काफी का डिफरेंस आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं जब तक मार्केट बुलिश रहता है, जैसे 21 में 24 में मार्केट ऑलमोस्ट बुलिश था, तो इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया मोतीलाल ओसवाल ने। और जब मार्केट बियरिश फेज में था 2020, 22 और मिड कैप के लिए 23 भी था, तो उस स्थिति में एचडीएफसी ने बेहतर रिटर्न दिया था। तो इससे हमें यह लगता है कि यदि मार्केट बुलिश फेज में हो तो हमें मोतीलाल ओसवाल को सिलेक्ट करना चाहिए। अब मार्केट यदि बियरिश फेज में हो तो हमें एचडीएफसी को करना चाहिए। लेकिन जनाब जैसे कहते हैं वी कैन नॉट टाइम द मार्केट अपवर्ड मूवमेंट जाएगा, डाउनवर्ड मूवमेंट जाएगा या साइडवेज जाएगा, ये कहना मुश्किल है। तो मुझे लगता है, जो मेरी अपनी समझ है, इन दोनों के बेसिस पे यदि मुझे सेलेक्ट करना चाहे, बिकॉज मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूं, तो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए यदि मिड कैप में इन दोनों में से चूज करना हो तो एचडीएफसी चूज करना चाहिए। और जो एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं उनको मोतीलाल ओसवाल ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेलिंग रिटर्न, एनुअल रिटर्न के बेसिस पे वो चूज मोतीलाल को कर सकते हैं। अब एक तीसरा पैरामीटर है, वो है रोलिंग रिटर्न। और कहते हैं रोलिंग रिटर्न के बारे में कि ये एनुअल रिटर्न और ट्रेलिंग रिटर्न से बेहतर मेजरमेंट टूल है किसी फंड के परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। ये रोलिंग रिटर्न के जो डाटा आपके सामने दिख रहा है, ये लास्ट 10 ईयर्स का है और 3 ईयर्स का रोलिंग पीरियड, जो स्टैंडर्ड रोलिंग पीरियड माना था उसके हिसाब से किया हुआ है हमने। और यहां हम देखते हैं कि यदि एवरेज रिटर्न पिछले 10 साल में 3 ईयर्स रोलिंग पीरियड के बेसिस पे करूं तो हम देखते हैं कि एचडीएफसी का 16.86 और मोतीलाल ओसवाल का 18.31%। यहाँ मोतीलाल ओसवाल आउट परफॉर्म कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज रिटर्न एचडीएफसी को। लेकिन जनाब मीडियन में देखें, मीडियन में एचडीएफसी 16.07 है और मोतीलाल ओसवाल 13.45 है। यहाँ हम देखते हैं कि मीडियन के बेसिस में एचडीएफसी आउट परफॉर्म कर रहा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। अब जनाब यदि हम एवरेज और मीडियन का आपस में कंपेयर करें तो मीडियन जो है ये बेहतर टूल है, बेहतर मेजरमेंट टूल है फंड के परफॉर्मेंस को मापने के लिए, यदि हम कंपेयर करें एवरेज से। तो और चूंकि मीडियन बेहतर टूल है मेजर करने के लिए, तो इस हिसाब से एचडीएफसी आउट परफॉर्म कर रहा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को। अब बात करते हैं
मिनिमम पिछले 10 वर्षों में जो मिनिमम गया है एचडीएफसी का -9.67%, मोतीलाल ओसवाल का 9.7%, ये ऑलमोस्ट बराबर है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं दिखता है। अब बातें कर रहे हैं जनाब 0 से 10% रिटर्न और मोर देन 20% रिटर्न कितने टाइम्स दिया है। 100 टाइम्स में से एचडीएफसी ने 19.58 टाइम दिया है। इन्होंने 0 से 10% के बीच का रिटर्न पिछले 10 सालों में, और मोतीलाल ओसवाल ने दिया है करीब 32% के आसपास। अब इस पर चर्चा करना जरूरी है क्योंकि ये मिड कैप फंड है, और हम जब मिड कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो हम कभी नहीं सोचते हैं कि हमको 10% से नीचे या 10% तक ही रिटर्न मिलेगा। हम हमेशा देखते हैं 15%, 20%, 30%, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, क्योंकि ये मिड कैप फंड है। और मिड कैप फंड में आउट ऑफ 100 टाइम्स करीब 32 टाइम्स जो है मोतीलाल ओसवाल ने दिया है 0 से 10% के बीच का रिटर्न, जबकि इस कंपैरिजन में करीब 20% के आसपास दिया है एचडीएफसी ने 0 से 10% के। इसका मतलब और यदि मोर देन 20% देखें तो एचडीएफसी ने करीब 39% टाइम दिया है मोर देन 20% का, मोतीलाल ओसवाल ने दिया है करीब 45% के आसपास का। इन दोनों को एक साथ देखें तो हमें एक बात समझ में आती है कि 10 से 20% के बीच 10 से 20% के बीच जो है एचडीएफसी ने काफी बेहतर रिटर्न दिया है। यदि तुलना करेंगे हम मोतीलाल ओसवाल से, तो हालांकि मोर देन 20% में मोतीलाल ओसवाल ने दिया है, लेकिन बाकी जो परसेंटेज है जनाब वो 0 से 10 से 20% के बीच में ही है। और मिड कैप में, स्मॉल कैप में एवरेज रिटर्न की बातें करें तो हमें लगता है 15-18% इज ए गुड रिटर्न, और उस लिहाज से एचडीएफसी ने मोतीलाल ओसवाल से बेहतर परफॉर्मेंस दिया। तो देखते हैं कि 0 से 10 से 20% के बीच एचडीएफसी का बेहतर रिटर्न, मीडियन बेहतर रिटर्न, मिनिमम जो है ऑलमोस्ट बराबर है। तो इस हिसाब से भी मुझे लगता है कि यदि हम बहुत एग्रेसिव नहीं है, यदि एग्रेसिव है तो निश्चित रूप से मोर देन 20% दिया है 45% टाइम्स के आसपास, तो मोतीलाल कर सकते हैं। लेकिन इफ यू आर ए बिट कंजर्वेटर, जो अधिक रिस्क लेना नहीं चाहते हैं मिड कैप में, उसके लिए एचडीएफसी इज ए बेटर फंड। अब बात करते हैं रिस्क रेशियो की। रिस्क रेशियो में हमने 7 पैरामीटर को लिया हुआ है: स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्पे रेशियो, बीटा, अल्फा, टोटल एक्सपेंसेस रेशियो, पी रेशियो और पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। जनाब स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा, पी रेशियो और पीटीआर, ये जितना अधिक होगा वो फंड उतना खराब होगा, या यूं कह लें ये जितना कम होगा, मतलब ये तीन स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा, पी रेशियो और पीटीआर मीन्स पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो, ये 4 पैरामीटर यदि कम है तो अच्छे फंड हैं, और बाकी जो 3 पैरामीटर बचते हैं वो यदि अधिक हैं तो अच्छे फंड हैं। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पे एचडीएफसी बेहतर दिख रहा है 13.69। शार्पे के बेसिस पे हमें मोतीलाल ओसवाल बेहतर दिख रहा है। बीटा ऑलमोस्ट बराबर है, जो कि वोलेटिलिटी बताया। शार्पे बताता है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, बीटा बताता है वोलेटिलिटी, अल्फा बताता है कि जो बेंचमार्क रिटर्न है, जो कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है, उसके ऊपर कितना % एक्स्ट्रा रिटर्न देने की क्षमता रखता है ये फंड। उस हिसाब से मोतीलाल ओसवाल बेहतर दिख रहा है। टोटल एक्सपेंसेस रेशियो ये डायरेक्ट फंड का है, ये इसमें मोतीलाल ओसवाल बेहतर है। पी रेशियो एचडीएफसी का 25.31 और मोतीलाल ओसवाल का 60.87, और पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो एचडीएफसी का 21 और इसका 133। हम इन दोनों रेशियो की स्पेशली बात करेंगे, जो कि काफी रिस्की फैक्टर हमें मोतीलाल ओसवाल में दिख रहा है। अदरवाइज बाकी स्टैंडर्ड डेविएशन ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, शार्प पे भी थोड़ा डिफरेंस है, बीटा का ऑलमोस्ट सेम है, अल्फा में अधिक डिफरेंस है, लेकिन ये 2 पैरामीटर जो है पी और पीटीआर, जनाब पी रेशियो 25.31, मोतीलाल ओसवाल का 60.87, और जो कैटेगरी एवरेज है कल के दिन में यानी 4 दिसंबर 2024 के डेट में कैटेगरी एवरेज है 42.8। अब यहां हम ये देखते हैं कि कैटेगरी एवरेज जो है 42.8 है, उसके कंपैरिजन में एचडीएफसी का पी रेशियो कम है और मोतीलाल ओसवाल का उससे 1.5 गुना अधिक है। प्राइस अर्निंग रेशियो मीन्स सीधे साफ शब्दों में कि इससे ये लगता है कि मोतीलाल ओसवाल अधिक महंगा है और एचडीएफसी उसके कंपैरिजन में काफी सस्ता है। तो और एक चीज और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि पिछले 5 साल का जो हाईएस्ट पी रेशियो है मिड कैप सेगमेंट का वो 45.8 है। तो आज के दिन में यदि मोतीलाल ओसवाल का हम पी रेशियो की बातें करें, ये करीब 61% के आसपास है, जो हाईएस्ट 45-46% से है उससे करीब 40 to 45% अधिक है।
तो इससे ये पता चलता है कि हालांकि मोतीलाल ओसवाल अच्छा बेहतर रिटर्न दे रहा है पिछले 8 सालों में, जो ट्रेलिंग रिटर्न की बातें करें तो अच्छा है, एनुअल रिटर्न में थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन हम जब फंड को शॉर्टलिस्ट करते हैं तो हम आगे पीछे कुछ नहीं देखते हैं, पिछले 3 साल 5 साल 8 साल 10 साल का रिटर्न देख लेते हैं, CAGR देखते हैं और उसके बेसिस पर निर्णय लेते हैं। लेकिन जनाब जैसे मैंने कहा कि CAGR या ट्रेलिंग रिटर्न पॉइंट टू पॉइंट का रिटर्न है, तो वो बहुत बेहतर टूल नहीं है फंड को एसेस करने के लिए बेहतर है कि नहीं। उसके साथ साथ देखें कि जो रिटर्न वो दे रहा है उसके साथ रिस्क कितना एसोसिएटेड है। तो हमें लगता है कि मोतीलाल ओसवाल में पी रेशियो काफी अधिक, ये थोड़ा खतरनाक सिम्टम है। नंबर 2, PTR पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो, इसका 21% है, HDFC का 21% है और मोतीलाल का 133% है। PTR का मतलब सिंपल शब्दों में कि HDFC फंड का जो फंड मैनेजर है पूरे एक साल में 21% पोर्टफोलियो का 21% वो चेंज करता है। जैसे ऐसे में मैंने 75,000 करोड़ है तो उसका 20% या 21% के आसपास, मतलब 15,000 करोड़ के आसपास ये चेंज करता है पोर्टफोलियो में, बाकी 60,000 करोड़ जो है वही पुराना स्टॉक्स करते हैं। जबकि मोतीलाल ओसवाल में 133, मतलब पूरा जो 20,000 करोड़ के आसपास का 20,000 करोड़ का पोर्टफोलियो पूरा स्टॉक्स चेंज करता है, उसके साथ 30% और करता है। मतलब ये पूरे वर्षों में करीब 30,000 या 26-27,000 के आसपास, 26-27,000 करोड़ के आसपास पूरे स्टॉक्स को चेंज कर देता है, जबकि उनका एसेट मैनेजमेंट जो है केवल 20,000 करोड़ के आसपास है। तो ये और ही खतरनाक सिम्टम है। मतलब पी रेशियो और PTR ये खतरनाक सिम्टम। जब तक मार्केट ठीक ठाक चल रहा है मोतीलाल ओसवाल बेहतर रिटर्न देगा, लेकिन जब भी मार्केट में वैलिडिटी आई या वो डाउनवर्ड की तरफ गया तो तो मोतीलाल ओसवाल में थोड़ी दिक्कतें आ सकती है। यदि इन रोलिंग रिटर्न और रिस्क रेशियो को यदि कंपेयर करें नट सेल में, तो हम देखते हैं कि रोलिंग रिटर्न में मीडियन HDFC का मीडियन 0 से 10% का रिटर्न जो है वो उससे बेहतर है मोतीलाल ओसवाल के कंपैरिजन में। और यदि रिस्क रेशियो की बातें करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन और पी रेशियो और PTR ये बेहतर है HDFC का मोतीलाल ओसवाल के कंपैरिजन में। जबकि बीटा जो है ये ऑलमोस्ट बराबर है मोतीलाल ओसवाल और HDFC का, लेकिन शार्पे रेशियो मोतीलाल का बेहतर, अल्फा मोतीलाल का काफी बेहतर, TR भी करीब 1.5 गुना कम है इसका। ये बेहतर चीजें हैं, लेकिन ये तीनों नेगेटिव चीजें जो हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, पी और PTR, ये मोतीलाल ओसवाल से खराब स्थिति है। इसका मतलब इसमें रिटर्न तो बेहतर दिख रहा है, लेकिन रिस्क भी उसी हिसाब से काफी अधिक एसोसिएटेड है। और अब यदि ओपिनियन की बातें करें तो मेरा ओपिनियन है कि इफ यू आर ए कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, मिड कैप रिस्की फंड एमॉन्ग मिड कैप इन्वेस्टर्स, यदि आप कंजर्वेटिव हैं तो बेहतर है कि आप HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी को शॉर्टलिस्ट करें। और यदि आप खतरों के खिलाड़ी हैं, यानी आपका रिस्क टॉलरेंस लेवल काफी अधिक है और आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, तो आप बेशक मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में को चूज कर सकते हैं या सिलेक्ट कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए। हालांकि जैसा मैं कहता हूं कि अंतिम निर्णय हमेशा आप पर निर्भर करता है, जो कि डिपेंड करता है आपके परसेप्शन पे, रिस्क टॉलरेंस लेवल पे, फैमिली बैकग्राउंड पे, और देयर आर सो मेनी फैक्टर्स अपॉन विच वी आप सेलेक्ट करते हैं म्यूचुअल फंड को। तो आप अपना निर्णय खुद लें। थैंक यू।